हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, जिसके लेखक जो हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये बच्चों एक नाटक है जो कि मंच पर खेला जाता है। ठीक है। इस नाटक में 6 पात्र हैं। सबसे पहला पात्र है राम स्वरूप, जो कि घर का मालिक है। ठीक है। और उसे उनका जो नौकर है वो बाबू साहब बुलाता है। प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी है, रतन उनका नौकर है, उमा राम स्वरूप और प्रेमा की बेटी है। इसके अलावा 2 और मुख्य पात्र हैं जो कि इस परिवार के नहीं हैं, इस घर के नहीं हैं। वो हैं शंकर और बाबू गोपाल प्रसाद। शंकर एक युवा लड़का है और बाबू गोपाल प्रसाद उस लड़के का पिता है। तो उमा जो है वो एक युवा लड़की है, राम स्वरूप और प्रेमा की बेटी। उमा को आज लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं और इसी सिलसिले में राम स्वरूप, उनकी पत्नी और उनका नौकर बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं उनकी आवभगत के लिए। ठीक है, उनको खिलाने के लिए। इसमें बताया गया जो लड़के वाले हैं वो थोड़ी सी पिछड़ी हुई सोच के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको लड़की चाहिए, बहू चाहिए, एक कम पढ़ी लिखी जो कि उनके घर को अच्छे से चला सके। ठीक है, तो आइए इस नाटक को, इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो नाटक कुछ इस तरीके से शुरू होता है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। हाँ, बता रहे हैं कि मामूली सा सजा हुआ एक कमरा है और अंदर एक महाशय आ रहे हैं जो कि अधेड़ उम्र के, अधेड़ उम्र मतलब मध्यम उम्र के, जिनकी आयु 45 से 65 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, अधेड़ उम्र के वो कहलाते हैं। और एक तख्त जो कि बेड की तरह होता है, ड्राइंग रूम में लगाया जाता है, उसका एक सिरा उन्होंने पकड़ा और दूसरा नौकर ने, मतलब तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तख्त बिछा रहे हैं। अब बाबू मतलब राम स्वरूप क्या बोलता है कि अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। फिर नौकर कहता है बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज, बाबू मतलब राम स्वरूप, वो बोलता है नौकर से कि जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। फिर वो बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है। नौकर तख्त बिछाता है और फिर ही करके हंसता है। हाँ, अब क्या होता है, ये तैयारियां कर रहे हैं और राम स्वरूप अपने नौकर से कह रहा है कि तख्त को बिछा, बस थोड़ा सा इधर कर दे, उधर कर दे, इस तरीके से। ठीक है, नौकर को समझ में नहीं आता तो कहता जब अकल बट रही थी तो भगवान के यहाँ तो तू पीछे रह गया था क्या। ठीक है, और नौकर फिर तख्त को सही से बिछाता है और फिर ही करके हंसने लगता है। फिर बाबू यानी राम स्वरूप कहते हैं कि हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, हाँ यूं बस, इस तरीके से बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि बहू जी से दरी मांग ला। हाँ, होता क्या है फिर जो बाबू यानी नाम स्वरूप अपने नौकर से कहते हैं कि ये हंसने की क्या बात है भाई, इस पे हंसता क्यों है, कि हमने भी जवानी में बहुत सारी कसरतें की है, कि बहुत सारी एक्सरसाइज करी है, बहुत सारे ऐसे काम करे हैं भारी भरकम। ठीक है, कि जिस तरीके से एक छोटे से लोटे को जल्दी जल्दी भर के नहाया जाता है, इस तरीके से बड़े बड़े कलश, कलश मतलब बड़े बड़े साइज का लोटा कह लो। ठीक है, वो भर भर के नहाते थे। तो फिर ये तख्त क्या चीज है, तो ये कौन सा बड़ा काम है। ठीक है, फिर कहता है हाँ बस ऐसे बिछा दे, वैसे बिछा दे। और फिर कहते हैं नौकर से कि जा दरी ले आ और चादर ले आ जो कि कल धोबी के यहाँ से आई थी। ठीक है, और फिर वो मेज पोश, बाबू साहब यानी राम स्वरूप फिर मेज पोश को सही करने लगते हैं, झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों को साफ करते हैं। ठीक है, इतने में घर की जो मालकिन है प्रेमा आ जाती है। ठीक है, और इतने में नौकर भी आ जाता है, लेकिन वो खाली हाथ, वो कोई दरी चादर नहीं लेकर आया। फिर राम स्वरूप उस दोनों की तरफ देखने लगते हैं
रामस्वरूप, हाँ दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा जो कि मालकिन है वो कहती है मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी। तो रामस्वरूप कहता है धोती? प्रेमा कहती है हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहता है लेकिन मैंने धोती मांगी कब है और किससे मांगी है? प्रेमा कहती है कि ये रतन कह रहा था ना, मतलब नौकर। तो रामस्वरूप उसे कहता है कि क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मतलब उसको चादर लाने को कहते हैं और वो धोती ले आता है। फिर वो कहते हैं उल्लू कहीं का। फिर प्रेमा उसको बताती है कि पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं और उसमें एक चादर रखी है, वो ले आ। और फिर रतन पूछता है दरी? वो कहती है वो यहाँ कोने में पड़ी हुई है, और इस तरीके से वो ले आता है। ठीक है। फिर रामस्वरूप उसको हारमोनियम और सितार लाने को भी कहते हैं। ठीक है, कि हारमोनियम और सितार भी वो सजाएंगे कमरे में। और फिर प्रेमा बोलती है कि लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी को तो जो है वो मुंह फुलाए पड़ी है। ठीक है, कि सारी तैयारियां तो कर रहे हो लेकिन उसने तो मुंह फुला रखा हो, तो गुस्से में है। ठीक है, क्योंकि उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो वो इस बात को लेकर खुश नहीं है और वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। फिर रामस्वरूप कहता है कि मुंह फुलाए, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम उसकी माँ हो। ठीक है, वो कहता है कि पहले ही ये लोग बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं और कहीं तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। ठीक है। प्रेमा कहती है तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो मैं हार गई। तुम ही ने इसको पढ़ा लिखा कर ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल नहीं आते। अब एक अपना जमाना अच्छा था कि आई और ये सब गिनती पढ़ ली, मतलब बता दी कि ये पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और वही काफी होता था। ठीक है। और लेकिन आज की ये बीए एमए की पढ़ाई, ठीक है, और फिर आजकल के अनोखे लक्षण, मतलब लक्षण, तो ये सब प्रेमा बोलती है कि मुझे तो आजकल की पढ़ाई नहीं समझ में आती, पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे वो काफी होता था, और आजकल इतना सारा पढ़ो, ये करो वो करो, और ऊपर से फिर उसके ढंग, फिर अकड़। ठीक है। अब इस बात पे रामस्वरूप कहता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है क्यों? कहता है कि दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा इस बात पे बोलती है हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो ग्रामोफोन क्या होता है, पुराने समय में होता था। आप अगर गूगल पे डाल के देखेंगे आपको पिक्चर्स भी मिल जाएगी, या पुरानी किसी बुक्स में आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। उसमें गाने सुने जाते थे, रिकॉर्डिंग की जाती थी। ठीक है। तो बता रहे हैं कि एक तो आदमी का बनाया हुआ कि जिसे जब चाहे बंद कर लो, इस तरीके का होता है, लेकिन परमात्मा ने जो बनाया, मतलब वो अपनी पत्नी को ग्रामोफोन कह रहे हैं हंसी हंसी में, मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि वो चुप नहीं हो रही, बोलती जा रही है कि आज की पढ़ाई ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर ने बनाया वो ग्रामोफोन रुकने का नाम नहीं लेता। इस बात पे हंसते हुए पत्नी कहती है कि तुम्हें तो ठठोली सूझती है, मतलब हंसी मजाक की सूझता है ऐसे समय में भी। ठीक है। ये तो नहीं कि उमा को राह पर लाने की सोचे कि उसको कैसे लाना है, आज उसके बारे में बात करें। ठीक है। अब आगे क्या होता है? जो राम स्वरूप है वो प्रेमा से कहता है कि तुम उसको ठीक ठाक करके नीचे ले आना। और फिर प्रेमा कहती है कि लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला उसे कौन पूछता है, कि मतलब बिना मेकअप के। ठीक है। फिर वो कहती है कि मैंने पाउडर वाउडर, मतलब सारा मेकअप का सामान उसके पास में रख दिया है, लेकिन उसे तो पता नहीं किस जन्म की नफरत है इन चीज़ों से कि वो कोई मेकअप वेकअप नहीं लगाती। और फिर राम स्वरूप कहता है कि न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। कहने का मतलब आजकल की लड़कियां तो इतना मेकअप लगाती हैं, और मेकअप का जो काम है, जो कारोबार है, वो
लड़कियों के बहाने ही चलता है। आजकल की लड़कियां इतने मेकअप लगाती हैं और इतने मेकअप खरीदती हैं, पर ये जाने कैसी है जो इसको मेकअप का भी शौक नहीं। एक्चुअली दरअसल होता क्या है कि ये चाहते हैं कि वो सही से तैयार श्यार होकर आ जाए और लड़के वाले उसे पसंद कर लें और रिश्ता पक्का हो जाए। तो वो मेकअप नहीं लगाना चाहती, तो इनको खराब लगता है। फिर अब इस बात पर प्रेमा कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो इस तरीके से बोलती हैं कि मतलब उसको ज्यादा पढ़ाया लिखाया क्यों। ठीक है। अब राम स्वरूप इस बात पे कहते हैं कि चुप चुप, तुम्हें तो कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। फिर वो प्रेमा बोलती है अच्छा बाबा, अब मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, तुम्हारी मर्जी हो वो करना। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है कि उमा को जैसे भी हो सही से तैयार करके ले आना। पाउडर वाउडर नहीं लगाती, मतलब मेकअप ना लगाए तो कोई बात नहीं, वैसे कौन सा बुरी है कि वैसे भी अच्छी लगती है। और उसको पान देकर भेज देना। फिर पूछता है कि नाश्ता वाश्ता तो सब तैयार है ना। ठीक है। और फिर वो और तैयारियों में लग जाते हैं। ठीक है। अब इस बात पे प्रेमा कहती है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाइयाँ तैयार हैं, नमकीन चीजें बना ली हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी तैयार है। जैसे ही टोस्ट का नाम आता है वो कहती है मक्खन तो है नहीं। तो अब राम स्वरूप फिर बिगड़ जाता है। वो कहता है मक्खन नहीं आया। कहता है कि तुम्हें भी किस वक्त याद आया है, मक्खन वाले की दुकान भी दूर है, अब कैसे लाएं। ठीक है। तो प्रेमा कहती है कि रतन ले आएगा मक्खन। ठीक है। वो कहता है कि उसको बहुत सारे काम है। प्रेमा बोलती है यहाँ कौन सा ज्यादा काम है, सब कुछ ठीक ठाक है, कमरा भी ठीक ठाक है, बाकी सब कुछ, नाश्ता भी तैयार है, तो रतन जाकर मक्खन ले आएगा, ऐसा प्रेमा कहती है। ठीक है कि उन लोग के आने में समय है, जब वो आएंगे तब तक तो ये मक्खन ले आएगा। अब राम स्वरूप उनके बारे में बताते हैं कि हाँ वो दो आदमी हैं जो आएंगे, एक बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका लड़का। ठीक है। तो कहते हैं कि लड़की को मतलब राम स्वरूप अपनी पुत्री के लिए बोलते हैं, उमा के लिए, कि उसको ठीक ठाक ढंग से ले आना, कि ये लोग जरा थोड़े ऐसे ही हैं। कह रहे गुस्सा तो मुझे भी आता है दकियानूसी इनके ख्यालों पर। खुद तो पढ़े लिखे हैं, लड़के का बाप जो है गोपाल प्रसाद वो वकील है। ठीक है। और सभा सोसाइटियों में भी जाता है, लेकिन उनको लड़की कैसे चाहिए कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। फिर प्रेमा पूछती है लड़का, तो कहता है उसने बीएससी करी हुई है, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है। इतने में क्या होता है कि वो लोग आ जाते हैं। ठीक है। ये लोग ये बात करते हैं और इतने में वो आ भी जाते हैं। और फिर वो रतन से कहते हैं, राम स्वरूप ने रतन से कहा कि अरे तू बेवकूफ़ अभी तक यहीं खड़ा है, मक्खन भी नहीं लेकर आया, सब कुछ चौपट कर दिया। ठीक है। और बस फिर इसी तरीके से वो लोग आते हैं उमा को, और फिर राम स्वरूप कहता है कि उमा को समझा देना कि थोड़ा सा गा भी देगी। ठीक है। फिर वो प्रेमा कहती है ठीक है। और इतने में राम स्वरूप उनको बुलाता है और कहता है आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आ जाते हैं। अब राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए कहता है कि इधर तशरीफ लाइए, मतलब हाथ जोड़ के उनको अंदर बुलाता है और ये लोग आते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक है। इतने में बाबू गोपाल प्रसाद की बेंत यानी लकड़ी जो वो लेकर आते हैं अपने साथ में, स्टिक जिसे कहते हैं, ठीक है, वो लेकर आते हैं और वो गिर जाती है, तो राम स्वरूप वो लेकर कोने में रख देते हैं। फिर वो पूछते हैं मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। ठीक है, थोड़ी सी अकड़ वाले लोग हैं। फिर राम स्वरूप थोड़ी देर बाद लड़के से पूछता है और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। फिर वो शंकर लड़का कहता है कि कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया था, आपके कोर्स खत्म
हाँ, फिर रामस्वरूप कहता है कि आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है जी हाँ, कोई साल 2 साल। रामस्वरूप हैरान हो जाता है कि साल 2 साल, मतलब ये तो पता होता है ना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो कितना समय की और बची है, उस कोर्स को कंप्लीट होने में कितना टाइम हो रहा है ना। इस तरीके से ही वो पूछता है कि कितना समय बचा है, तो कहता है साल 2 साल। लड़का कुछ इस तरीके जवाब देता है, रामस्वरूप हैरान हो जाता है। फिर शंकर कहता है हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। ठीक है, ये कैसी बात हुई, मार्जिन रखता हूँ। इतने में गोपाल प्रसाद जो शंकर का पिता है वो कहता है बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। ठीक है, मतलब इस तरीके से बात को डालता है कि बीमार हो गया था, बस इसीलिए थोड़ा सा ऐसा वो रखते हैं। फिर वो बताने लगता है कि हमारे ज़माने में तो दर्जनों कचौड़ियाँ खा लो और फिर खाना खाने बैठो वैसी भूख लगती है, मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल ज़रा ज़रा चीज़ों से बीमार हो जाते हैं और पढ़ाई छूट जाती है बीच में। इस तरीके की बातें वो करने लगते हैं, थोड़ा सा टालने लगते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि वैसे तो आजकल बहुत सारे खेल भी होते हैं स्कूल में, जैसे वॉलीबॉल। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो इनको कोई जानता। तब ना कोई वॉलीबॉल होता था और ना ही टेनिस ना बैडमिंटन, उस ज़माने में कोई जानता भी नहीं था। ठीक है, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि है लड़का कमज़ोर है, कि कहने का मतलब जितने मर्जी खेल खेलो फिर भी कोई कमज़ोर नहीं, लेकिन आजकल तो ज़रा ज़रा सी बात में बीमार हो जाते हैं, ये हाल है। इस तरीके से बात को वो कर रहे हैं। अब है राम स्वरूप जी, वो क्या कह रहे हैं कि जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी, वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ठीक है, अब जो गोपाल प्रसाद है वो थोड़ी जोशीली आवाज में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लड़के वाले हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था, फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, वो पुराने जमाने की बात करने लगते हैं कि उस समय की पढ़ाई भी इतनी अच्छी होती थी कि उस जमाने के मैट्रिक पढ़े हुए लोग भी इतनी अच्छी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे कि आज के समय के एमए पढ़े हुए भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके की ये बातें करते रहते हैं और फिर साथ साथ नाश्ता करते हैं। ठीक है, नाश्ते में उनको कभी चाय पकड़ाई जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, और जब नाश्ता दिया जाता है तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आप ये सब तकल्लुफ क्यों कर रहे हो। ठीक है, हम्म तो कहते हैं कि तकल्लुफ किस बात का, रामस्वरूप कहता है कि तकल्लुफ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप यहाँ आए, वरना मैं तो किस काबिल हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ, ऐसे कह के वो 1 सेकंड के लिए जाता है, मतलब जरा सी देर के लिए वहां से जाता है। और थोड़ी देर बाद दबी आवाज में गोपाल प्रसाद अपने बेटे से बात कर रहा है। जितनी देर के लिए रामस्वरूप मतलब अंदर जाता है कुछ देर के लिए, इतने में गोपाल प्रसाद अपने बेटे से धीरे धीमी धीमी आवाज में बोलता है कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि सब कुछ तो सही लग रहा है, बस ये पता चल जाए कि लड़की किस तरीके की है। ठीक है, तो रिश्ता कर ले। उसका बेटा भी कहता है जी। अब इतने में ही अभी राम स्वरूप भी यहाँ पर नहीं है, ये इधर उधर है, तो इतने में गोपाल प्रसाद जो है वो अपने बेटे को डांटता हुआ बोलता है कि झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त भी ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, इस तरीके बोलते हैं। इतने में रामस्वरूप आ जाता है कि उसकी बैकबोन है या नहीं, इस तरीके की कुछ बात होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो शंकर है उसको सीधा बैठने के लिए भी उसके पिताजी को बोलना पड़ रहा है। कह रहे तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं ना तेरी बैकबोन है या नहीं है, सीधा नहीं बैठ सकता, रिश्ता करने आए हैं। इस तरीके से डांट कर उसको चुप बैठा देते। इतने में रामस्वरूप आ जाता है। ठीक है, और वो ढेर सारा नाश्ता लेकर आता है, तो गोपाल प्रसाद कहता है आखिर आप माने नहीं, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप माने नहीं, फिर भी इतना नाश्ता ले आए मना करने के बावजूद भी।
और रामस्वरूप फिर उनको चाय पकड़ाता है। ठीक है। और पूछता है कि आप विलायती चाय पसंद करेंगे हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहता है कि नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और उसमें चीनी भी ज़्यादा डाल देना। ठीक है, मतलब नखरे तो इतने हैं कि दूध भी चाहिए और चाय भी चाहिए, आधा आधा मिक्स करके, और चीनी भी एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है। कहता है कि मुझे तो आजकल का नया फैशन पसंद नहीं आया, वैसे ही चाय में बहुत सारा पानी होता है और चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो फिर जायका क्या रहेगा, मतलब मुझे तो आधा दूध और आधी चाय मिलाकर दो। इस तरीके की बात वो करता है गोपाल प्रसाद स्वरूप से। ठीक है। अब आगे फिर उनको समोसा परोसते हैं। ठीक है, चाय पकड़ाते हैं, समोसा पकड़ाते हैं। इस तरीके से कुछ कुछ खाते पीते हैं, बातचीत चलती रहती है, और इतने में ही बातों बातों में जो गोपाल प्रसाद है वो बोलता है कि लड़की जो है वो रिश्ते के लिए खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि उनकी इसी विषय पर कुछ बातचीत चल रही थी। तो इसी बीच में वो बोलता है कि लड़की तो खूबसूरत होनी चाहिए। ठीक है। और फिर लड़की दिखाने की बात करते हैं। ठीक है। अब गोपाल प्रसाद जो है वो कहता है राम स्वरूप से कि जायचा मतलब जन्म पत्र। ठीक है, कि जन्म पत्र तो मिला ही लिया होगा। राम स्वरूप कहता है जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। हाँ, वो कहता है कि मतलब जन्म पत्र तो मिला लिया होगा ना। तो वो कहता है कि भगवान जी के चरणों में रख दिया, खुद ब खुद मतलब ईश्वर ही सब कर देंगे और सब सही होगा, वो भी मिल ही जाएगी। ठीक है। अब आगे गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हाँ भाई पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, खुद पढ़े लिखी। वो कहता है कि हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो बस। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। फिर अपने बेटे से पूछता है क्यों शंकर? वो कहता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो गोपाल प्रसाद है वो राम स्वरूप से, लड़की के पिता से कह रहा है कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उसको मेम साहब थोड़ी बनाना है। बेटा भी कहता है कि हाँ कोई नौकरी थोड़ी करवानी है। ठीक है। और गोपाल प्रसाद फिर कहता है और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं, बता रहा है कुछ लोग कहते हैं कि आपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनके लिए बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए, मतलब ग्रेजुएट होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए। तो फिर वो कहता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अपना नजरिया बताता है। कौन? जो लड़के का पिता है गोपाल प्रसाद। वो कहता है भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही है कि पढ़ना और फिर काबिल बनना। ठीक है। अगर औरतें भी वही सब करने लगेंगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेंगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगेंगी, तो फिर तो चल चुकी गृहस्थी। ठीक है ना। वो कहता है कि जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। इससे वो अपनी ओछी सोच जो है जाहिर कर देता है गोपाल प्रसाद। मतलब इतना पढ़ा लिखा है उसके बावजूद भी वो ऐसी सोच रखता है औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, कि उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सही से घर नहीं चलाती। ठीक है। वो कहते हैं कि औरतों और मर्दों के दायरे अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब राम स्वरूप जो कि लड़की का पिता, देखो विडंबना यहीं पर है कि वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं, ही करके फिर हंस देता है। ठीक है। ये कैसी बात हुई? तो इसका मतलब क्या लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है? आप अपनी सोच बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या लड़कियों को भी अच्छा पढ़ाना चाहिए या नहीं, लड़कियों को भी लड़कों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए या नहीं, क्या लड़कियों को पढ़ाने से वो घर नहीं चलाना सीखती या घर नहीं चला सकती। ठीक है। ओके।
आगे पढ़ते हैं। फिर इतने में राम स्वरूप अब धीरे से अपनी पत्नी की ओर इशारा करके बोलते हैं कि अब उमा को भेजो और उसके हाथ पान भिजवा दो। ठीक है, इतने में उमा आती है पान की तसरी हाथों में लेकर, और बाबू गोपाल प्रसाद उसे ध्यान से देखता है। और इतने में क्या होता है, राम स्वरूप कहते हैं लाओ बेटी पान मुझे दे दो। वो पान की तसरी जैसे ही अपने पिता को देती है, चेहरा ऊपर उठता है और इतने में उसकी आंखों पर लगा चश्मा दिख जाता है, जिससे कि बाप बेटे मतलब गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही चौंक जाते हैं कि भाई उसको चश्मा लगा हुआ है। मतलब बारीकी से इतना देख रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसकी आंखें तो कमजोर नहीं है, हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। और फिर दोनों के दोनों एक साथ पूछते हैं चश्मा। तो रामस्वरूप कहता है वो तो पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी और इस वजह से उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। इस तरीके से बात को टाल देता है रामस्वरूप। ठीक है, गोपाल प्रसाद कहता है कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना। रामस्वरूप कहता है नहीं साहब, मैंने अर्ज तो किया है ना। गोपाल प्रसाद कहता है फिर वो कहता है कि बैठो बेटी, और फिर वो बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद फिर देखता है, कहता है चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पे भी छवि है, मतलब चमक है। हाँ, फिर वो कहता है कि कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। रामस्वरूप ऐसा अपनी पुत्री से कहता है और उमा सितार को उठाती है और बजाना शुरू करती है। और उसने मीरा का एक मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। ठीक है, उसकी स्वर से ही पता चल रहा है कि उसे गाने का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, गाते गाते वो इतनी तल्लीन हो जाती है, उसका उसका जो झुका हुआ मस्तक था, सिर था, वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और वह गाते गाते एकदम से रुक जाती है। फिर राम स्वरूप जो उसका पिता, वो कहता है क्या हुआ बेटा। ठीक है, उमा पूरा गाना गाओ, रुक क्यों गई। तो गोपाल प्रसाद कहता है नहीं नहीं, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। ठीक है, और फिर इतने में जो उसका पिता है वो उसको अंदर जाने को कहता है, लेकिन गोपाल प्रसाद कहता है अभी ठहरो बेटी। और उमा रुक जाती है, बैठ जाती है। फिर पूछता है कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी कर लेती हो। तो रामस्वरूप कहता है हाँ, जो सामने तस्वीरें टंगी हुई हैं वो इसी ने बनाई हैं। फिर कहता है कुछ सिलाई वगैरह भी कर लेती हो। ठीक है, गोपाल प्रसाद पूछता है, कहता है हाँ हाँ सारे घर, तो उसका पिता बताता है हाँ घर के सारे सिलाई का जिम्मा तो इसी को है, और यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है। ठीक है, फिर गोपाल प्रसाद जो है वो कहता है ठीक है, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। और उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहता है जवाब दो उमा। तो गोपाल प्रसाद रूखी सी आवाज में बोलता है, इतने में वो शर्माती है। तो फिर जो राम स्वरूप है वो कहता है तो इसने ऐसे करके बताने लगता है कि इनाम तो इसने। तो गोपाल प्रसाद कहता है रूखे से स्वर में कि जरा लड़की को भी मुंह खोलने दो, उसको भी कुछ बोलने दो। ठीक है, तो फिर रामस्वरूप अपनी, हाँ ये गोपाल प्रसाद ने कहा था, सॉरी, कि अपनी बेटी को भी मुंह खोलने दो। तो रामस्वरूप कहता है कि बेटी जवाब दो, कुछ कह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बोलता है। हम्म तो उमा अब हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, धीरे बोलती है लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी। ठीक है, कि उसको जवाब देने को तो कहा गया है, लेकिन वो कहते हैं क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़ा हो जाता है। उमा, उमा, गुस्से में बोलता है। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती।
ठीक है, मतलब उमा को अच्छा नहीं लग रहा, उससे इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, उसे क्या आता है क्या नहीं, उससे गाना बजवाया, पेंटिंग पूछ रहे हैं, खाना बनाना पूछ रहे हैं, सिलाई बुनाई पूछ रहे हैं, ठीक है, उसका चश्मा देखकर हैरान हो रहे हैं, पढ़ी लिखी तो नहीं है ये देख रहे हैं। वो परेशान हो जाती है इतने सारे सवालों से, फिर पूछा जा रहा है इनाम मिले हैं नहीं, वो इतनी परेशान हो जाती है। तो वो कहती है कि जब सामान बिकता है दुकान में कि कुर्सी मेज बेचा जाता है तो कुर्सी मेज से थोड़ी पूछते हैं, सिर्फ खरीदार को पूछते हैं, ठीक है, और दिखला देते हैं और सामान बेच देते हैं। तो वो अपने आप को एक तरीके से समान बता रही है, क्योंकि उससे कुछ थोड़ी ना पूछा जा रहा है कि उसको कुछ सही लग रहा है या नहीं, है ना। तो वो इसलिए कहती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, मतलब गुस्से में आकर कहता है, बाबू राम स्वरूप, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा क्या तेज आवाज में फिर बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती। जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। ठीक है, कि वो कह रही है कि आपको लग रहा है कि हमारी इज्जत कम हो रही है, तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं हो रही इतनी देर से, जो आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि जरा अपने लड़के से तो पूछो कि फरवरी में, कि अभी पिछले फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था। मतलब उसका कैरेक्टर बता दे कि लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूम रहा था, उससे तो कोई नहीं पूछ रहा लड़के से, ना उससे कोई सवाल किए गए ना कुछ। वो लड़कियों के हॉस्टल के बाहर पकड़ा गया और फिर उसको भगाया गया। ठीक है, इस बात से परेशान होकर शंकर क्या बोलता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। देखो इसमें भी गोपाल प्रसाद क्या कह रहा है, ये नहीं देख रहा कि मेरे बेटे की कौन सी करतूत पकड़ी गई है कि इसका मतलब लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूम रहा था, वो कितनी गलत बात है, ये नहीं देख रहा। बल्कि इस बात पर भी उल्टा सवाल उमा से कर रहा है गोपाल प्रसाद, कह रहा है कि तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तो उमा क्या कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। ठीक है, कि जब लड़कियों के हॉस्टल के आसपास पकड़ा गया था तो तब उसको नौकरानी तक के भी पैर पकड़ने पड़े और मुंह छिपाकर भागना पड़ा था, इस तरीके का काम किया था। और उमा क्योंकि वो लड़की है इसलिए उसकी पढ़ाई पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या तुम पढ़ी हो, जैसे कि उसने कोई पाप कर दिया हो। वो कह रही है मैंने पढ़ाई की है, कोई पाप नहीं की, और मुझे अपने मान सम्मान का ख्याल है, मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम्म। अब आगे राम स्वरूप फिर गुस्से में उमा को बोलता है, उमा उमा। ठीक है, और जो गोपाल प्रसाद है वो कहता है कि आओ बेटे चले। परेशान होके दुखी होकर जाने लगते हैं, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। ठीक है, वो कहती है कि जाओ यहाँ से, लेकिन अपने बेटे जरूर पूछना कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। ठीक है, और इसी बात पे दोनों बेबस होकर चले जाते हैं। लड़का रुआसा सा हो जाता है और पिता बेबस सा चला जाता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। वो ऐसा क्यों कहती है, सोचो जरा बच्चों, ऐसा क्यों कहती है कि रीढ़ की हड्डी भी है नहीं। वो इसलिए कहती है क्योंकि उसको सीधा बैठने के लिए भी जब उसका पिता कह रहा है, और जो पिता कह रहा है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए ना, वो हर हाँ में ला रहा है। मतलब जिसके पास, जो अपने छोटे छोटे निर्णय भी नहीं ले सकता, उसे हर बात के लिए पिता पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो वो कैसा लड़का होगा। ठीक है ना, तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी है नहीं, रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को बनाए रखती है। तो जिस लड़के की क्या कहते हैं, जो अपने पिता पर इतना डिपेंड हो, तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी क्या होगी। ठीक है, इसलिए ऐसा बोलती है। और इसी से परेशान होकर प्रेमा, जो लड़की की माँ है, वो घबराहट की हालत में एकदम से आती है, और प्रेमा अपनी बेटी को आवाज लगाती है, उमा उमा, लेकिन उमा रो रही है,
क्योंकि वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान हो जाती है इन सब से। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, हाँ, वो खड़े हो जाते हैं। इतने में एकदम से रतन आता है और रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है जब लास्ट में रतन मक्खन लेकर आता है, क्योंकि यहाँ तो सिचुएशन ही कुछ और है। ठीक है, तो उमा लास्ट में क्यों रो रही थी और वो क्यों इतना चीख चिल्लाकर बोल रही थी? क्योंकि वो परेशान हो गई थी। सवाल सिर्फ लड़की से किए जा रहे हैं, लड़के से नहीं किए जा रहे। ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, इसकी और भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, इतना सब पता चलने के बावजूद भी। और लड़की सही होने के बावजूद अच्छी पढ़ी लिखी है, तो उसका पढ़ना लिखना भी एक गुनाह है, वो भी उसकी गलती है। उसकी आंखों पर चश्मा लगा है, तो उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। उसे क्या क्या आता है वो भी बारीकी से पूछा जा रहा है, उसकी चाल को भी देखा जा रहा है, उसकी आवाज को भी सुना जा रहा है। तो इतना सब कुछ लड़की में चाहते हैं, लेकिन लड़के को कोई नहीं देख रहा, कोई उससे किसी भी प्रकार के सवाल नहीं कर रहा, इसलिए दुखी होकर उमा रो रही है। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस नाटक को पढ़ने से, समझने से, सुनने से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। ये जो भेदभाव किया जाता है स्त्री और पुरुष में, या लड़कियों को कुछ समाज में कम पढ़ाया जाता है आज भी, हालांकि आज स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समाज ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ रीति रिवाज लोगों ने ऐसे बना दिए हैं जिनके तहत लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते, शादी के वक्त उनसे पूछा नहीं जाता कि उनको कैसा लड़का चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इन चीज़ों से आप ऊपर उठेंगे और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम मिलेंगे 10th क्लास के वीडियोस में। धन्यवाद।